जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास सिंह अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन जंक्शन पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से गजनी वंश की स्थापना होती है और किस प्रकार से महमूद गजनवी भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की शपथ लेता है। आप सेशन के अंत तक बने रहिएगा। आपसे अनुरोध है कि आप सेशन को पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम लोग इससे गजनी वंश से रिलेटेड जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि गजनी वंश, और गजनी वंश को पढ़ते पढ़ते हम लोग पूरे मैप के साथ इसको देखेंगे। तो गजनी वंश को एक नाम से और जाना जाता है जिसे यामनी वंश के नाम से भी पुकारा जाता है। तो गजनी वंश या यामनी वंश, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक आपका होता है अल्पतगीन। संस्थापक अल्पतगीन है, और अल्पतगीन के बाद एक आते हैं सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन और सुबुक्तगीन पहला ऐसा तुर्क, इसके बारे में आप जरूर जानिएगा, प्रश्न पूछा भी गया है। सुबुक्तगीन पहला ऐसा व्यक्ति या पहला ऐसा तुर्क जो भारत पर आक्रमण किया था। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, दो तरीके के प्रश्न पूछते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत पर प्रथम अरब आक्रमण किसने किया था, तो अरब में आप मोहम्मद बिन कासिम का नाम बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया, तो तुर्क आक्रमण में सबसे पहले सुबुक्तगीन का नाम आएगा। तो याद रखिएगा, सुबुक्तगीन जब भारत पर आक्रमण करता है उस समय भारत में शासक जयपाल होता है। अभी जयपाल के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुबुक्तगीन के बारे में जान लेते हैं। सुबुक्तगीन का दो लड़का, एक का नाम महमूद और दूसरे का नाम था इस्माइल। तो सुबुक्तगीन जो होता है अपने छोटे बेटे अर्थात इस्माइल से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, इसीलिए अपनी सारी शासन सत्ता इस्माइल को सौंप करके इसकी बाद में मृत्यु हो जाती है। तो जब इस सुबुक्तगीन की मृत्यु होती है तो इस्माइल खान से सारी सत्ता छीन करके कौन ले लेता है? महमूद। और महमूद गजनवी पूर्ण रूप से गजनी को अपना क्या बनाता है? राजवंश बनाता है और यहीं पर शासन करता है। तो आइए हम लोग स्पेशली किसको पढ़ते हैं? महमूद गजनवी की, और देखते हैं कि किस प्रकार से भारत पर वो आक्रमण करने की शपथ लेता है। तो स्पेशली हम लोग देखेंगे महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी गजनवी वंश का अगर पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक यही माना जाएगा। तो याद रखिए, महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन और माता कहाँ की थी? तो याद रखिएगा, माता इनकी जुबलिस्तान की थी। जुबलिस्तान। इसीलिए इसको महमूद गजनवी को जुबलिस्तान का राजकुमार कहते हैं। कहाँ का राजकुमार कहा जाता है? तो जुबलिस्तान का राजकुमार, क्योंकि ये अपने माता से अधिक लगाव रखता है, इसी वजह से इसे जुबलिस्तान का राजकुमार कहा जाता है। अब जुबलिस्तान का राजकुमार क्या करता है? समझिए, गजनी के आसपास इलाके को जीत लेता है और वहाँ पर आप जानते हैं इराक की राजधानी है बगदाद। बगदाद के एक खलीफा होते हैं, उनके बारे में आप जानिएगा
उनका नाम रहता है अल कादिर बिल्लाह। अल कादिर बिल्लाह ये वहाँ के क्या होते हैं, खलीफा बगदाद के। इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम इसको सुल्तान की उपाधि देता है। और जब यह सुल्तान की उपाधि के साथ दो उपाधियाँ इसकी जरूर याद रखिएगा, ये दो उपाधियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। एक यामीन उद दौला, इसको किस नाम से जाना जाता है, यमीन उद दौला के उपाधि मिली थी। किसको मिली थी, तो याद रखिएगा महमूद गजनबी को। और दूसरी उपाधि मिली थी अमीन उल मिल्लत। ये तो कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, अमीन उल मिल्लत और यमीन उद दौला। तो याद रखिएगा यमीन उद दौला की उपाधि महमूद गजनबी को कौन देता है, तो बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह के द्वारा दिया जाता है। जब ये उपाधि मिलती है, यानी कहा जाता है अमीन उद दौला का मतलब ही होता है कि विश्व का विजेता या सुल्तान। तो यमीन उद दौला की जब उपाधि, इतनी बड़ी उपाधि मिल जाने के पश्चात महमूद गजनबी वहीं शपथ लेता है कि मैं भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करूंगा। और उसी की देन थी कि भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने के शपथ को पूरा करता है। और 1000 से लेकर के 1027 तक लगातार, बीच में थोड़ा गैप होता है, टोटल 17 बार आक्रमण भारत पर ये करता है। तो हम इसके आक्रमण को, एक एक आक्रमण के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से आक्रमण आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए मैप के साथ देखते हैं कि महमूद गजनबी ने भारत पर किस प्रकार से आक्रमण किया है। ये आज का जो है पहले का हिंदुस्तान है। इस तरीके से आज का जो ये चलता है, आप देखेंगे तो ये गुजरात वाला एरिया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे तो एक नदी आपके आती है, तो उस नदी का नाम है क्या, सिंधु नदी। और सिंधु नदी की कई सारे सहायक, 5 सहायक नदियाँ हैं। तो वहीं से आपके इधर बगल से आपकी क्या होती है, झेलम। फिर यहीं से आप देखेंगे तो ब्यास वाली आती है। ठीक, इस तरीके से 5 नदियां हैं। तो याद रखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाले पूरे एरिया में यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे एक शहर है आपका लाहौर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे था आपका एक शहर मुल्तान। और यहीं पे आप देखेंगे तो एक शहर है आपका पेशावर। और यहाँ पे आप याद रखिएगा ये पूरा एरिया अगर बात करें तो ये आपका क्या है, अफ़गानिस्तान का, अफ़गानिस्तान। और यहीं पे आपका एक दर्रा है, खैबर दर्रा। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जितने भी भारत पर आक्रमण हो रहे हैं वे सब खैबर दर्रा और बोलन दर्रा से होकर के हो रहे हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे तो यही वाले एरिया पर एक आपका स्थान पड़ता है। यहाँ पर आप देखिए मुल्तान के बारे में अभी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। और एक स्थान पड़ता है उच्च। कौन सा स्थान है, उच्च। अभी इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप जानते हैं कि यहाँ पर एक एरिया पड़ेगा अभी जो उत्तर प्रदेश, यानी जिसे हम लोग कन्नौज, पहले इसे महोदय श्री के नाम से जानते थे, जो आपके इतिहास की दृष्टि से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण करता है। तो सबसे पहले पहला आक्रमण हम लोग देखेंगे कब करेगा, 1000 में। और सबसे पहले देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया कि सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण कर चुका होता है। और सुबुक्तगीन जब आक्रमण करता है तो यहाँ पर याद रखिए जो ये वाला उच्च से लेकर के आपके ये है कश्मीर वाला एरिया। ये कौन सा एरिया है, कश्मीर।
तो कच्छ से लेकर के कश्मीर तक का सारा एरिया पर कब्जा किसका होता है? तो एक शासक आप याद रखिएगा, उसका नाम रहता है जयपाल। और ये पूरा कौन से थे? हिंदू शाही शासक थे, हिंदू शाही शासक। और इनका मेन एरिया जो होता है ये पेशावर वाला होता है, और यहीं की इनकी राजधानी होती उदय भांडपुर, उदय भांडपुर। तो सबसे पहले याद रखिए कि सुबुक्तगीन आता है और इन एरिया को थोड़ा सा जीत करके चला जाता है। बाद में महमूद गजनबी भी पहली बार आएगा 1000 ईस्वी में, और इन एरिया पे, छोटे मोटे एरिया पर ये कब्जा करके वापस चला जाता है। तो इसका मेन इरादा क्या होता है? मेन इरादा यही है कि किस प्रकार से भारत को लूटा जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उस समय जब आक्रमण किया था भारत पर महमूद गजनबी, तो भारत की स्थिति क्या थी। तो भारत की स्थिति को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अगर भारत के बारे में, भारत की स्थिति, तो किसी भी चीज़ की स्थिति को देखने के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे? 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले राजनीतिक हिस्सा को देखेंगे कि राजनीतिक क्षेत्रों में क्या हो रहा था। दूसरी बात हम लोग देखेंगे सामाजिक क्षेत्रों में, समाज में देखेंगे क्या चीज़ होता है। और तीसरा हम लोग देखेंगे धार्मिक को लेकर के कि धर्म के क्षेत्रों में क्या क्या होता था। तो सबसे पहले राजनीति के बारे में देख लें। तो राजनीति कारण बनी आपके भारत में महमूद गजनबी के आक्रमण का। समझिए, राजनीति में क्या होता था, जो छोटे मोटे राजा थे आपस में ही लड़ाई किया करते थे। इतने आपस में लड़ाई करते रहते थे, अपने में ही क्या होता है कि एक दूसरे के क्षेत्रों को जीतने में लगे हुए थे, और इसी का फायदा उठा करके महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण करता है। बात करें सामाजिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में आज की तरह ही जात पात भेदभाव, धर्म को लेकर के भेदभाव, इस तरीके के भेदभाव पहले भी चलते थे। समाज में क्या होती थी, पहले आप जानते हैं कि जब आप ऋग वैदिक काल को पढ़ें, इधर देखें थोड़ा सा, ऋग वेद में अगर आप पढ़ेंगे वैदिक युग में, तो वैदिक युग में चलते थे वर्ण व्यवस्था। क्या चलती थी? वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था में क्या होते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था जो चलती थी, ये याद रखिएगा, ये सब कर्म के आधार पे थे। पहले किस पे चलता था? कर्म में। आपके देखेंगे तो भगवत गीता में भी लिखा गया है कर्म के आधार को ही बनाया गया है। तो पहले के लोग जो पढ़े लिखे होते थे, जो संस्कृत बोल लेते थे, अच्छा खासा पढ़ लिख लेते थे, उनको किस श्रेणी में रखा जाता था? ब्राह्मणों की श्रेणी में। और जिनके पास बाजुओं में ताकत होती थी उनको क्षत्रियों की श्रेणी में रखा जाता था। और जो आपके व्यापारी वर्ग थे उनको वैश्य की श्रेणी में रखा जाता था। और ये जो शूद्र हैं, ये तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए रखे जाते थे। तो ऐसा नहीं था कि आपके जो शूद्र हैं वो पंडित नहीं बन सकते थे अगर उनके पास ज्ञान होता तो। कर्म के आधार पर उस समय चलता था। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल आता है, तो उत्तर वैदिक काल में राजा की उत्पत्ति होती है। पहली बार राजा उत्पन्न होते हैं। और राजा क्या करते हैं? धीरे धीरे क्रूरता के साथ उनका क्या होता है? ब्राह्मण की भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। ब्राह्मण अपनी धीरे धीरे क्या करेंगे? मनमानी करते हैं। तो 2 नए धर्मों की आपकी स्थापना होती है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ऐसे आगे चलते चलते कई सारे धर्मों की उत्पत्ति होती है। और ये दिखाता है कि समझिए, जब राजा आ गया तो ये कर्म के आधार पे ना हो करके ये कर्म किस में बदल जाता है? तो ये बदल जाता है जाति व्यवस्था में। तो अब जो चल रहा है वो जाति के आधार पर, जाति यानी जन्म के आधार पर, यानी जिस कुल में आपका क्या होगा? जन्म होगा। चाहे आप पंडित में आपको पढ़ना लिखना आता हो या ना आता हो, वो सब क्या होंगे? आपके इसी तरीके से पंडित में ही रहेंगे। तो जब ये जन्म के आधार पर ये चीज़ करने लगे तो समाज में हुआ भेदभाव। भेदभाव हुआ कि जो वैश्य वर्ग के थे और शूद्र वर्ग के थे। अगर किसी वैश्य वर्ग को तो पहली चीज़ तो ये था वो किसी भी हाल में पढ़ेगा नहीं, शूद्र वर्ग भी किसी तरीके से पढ़ेगा नहीं। अगर किसी को ज्ञान की थोड़ी सी प्राप्ति या चोरी छिपे पढ़ भी लेता था तो अलबर्नी एक लेखक है,
उसकी एक पुस्तक है किताबुल हिंद, आपके बार बार पूछा भी जाता है, अभी हम उसकी चर्चा भी करेंगे। तो अलबर्नी ये कहता है कि जो व्यक्ति, जो वैश्य या शूद्र अगर संस्कृत को पढ़ ले या वेदों को पढ़ लेता था तो उसकी जीवा को काट दिया जाता था। तो इस तरीके से समाज में एक भेदभाव की स्थिति पैदा की जाती थी कि केवल पढ़ेगा कौन? ब्राह्मण। लड़ाई कौन करेगा? क्षत्रिय। राजा कौन कहलाएगा? सिर्फ क्षत्रिय। इसीलिए दो की ही प्रतिष्ठा थी। तो ये भेदभाव ये दिखाता है कि उच्च कुल वाले हमेशा निम्न कुल वाले लोगों को हमेशा अपने नीचे दबा के रखते थे। तो बात करें धार्मिक स्थिति की, तो धर्म में आपके शैव धर्म चलते थे। हिंदू धर्म की अर्ध हिंदू कहे जाते हैं, अर्ध हिंदू धर्म को प्रतिष्ठा वहाँ बढ़ रही थी। कहा जाता है कि मंदिरों में जो दासी प्रथा चलती, दासियों को रखा जाता था और दासियों को वहाँ पे क्या किया जाता था? शोषण किया जाता था। कुछ आपके देखेंगे तो राजशेखर की पुस्तक में तो आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपके चर्चा मिलती है कि महिलाओं को सिर्फ आपके एकदम नीचे स्तर पर रखा गया। जैसे आज के समय में मदिरा को जिस प्रकार पीने से आदमी होश खो देता है, उसी प्रकार से कहा जाता है कि मदिरा के समान ही क्या है? नारियां थीं उस समय। तो उस समय महिलाओं की कोई स्तर नहीं था। दूसरा ये देखा जाता था कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम है उसको दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया जाता था। तो एक तरीके से जो प्रेम आज हम लोग देखते हैं वो प्रेम की भावना उसमें नहीं थी, उनको दूसरे ढंग से प्रस्तुत करना, उनका कहते हैं कि उसको हीन भावना से उसको प्रस्तुत किया जाता था। इसीलिए क्या हुआ, इन धार्मिक कुरीतियों से ही और इन सामाजिक कुरीतियों और राजनीतिक कुरीतियों को देखते हुए महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। तो बात करें, ये तो हो गया भारत की स्थिति को। सबसे पहला आक्रमण जो करता है वो इन क्षेत्रों पर करता है, यानी इस वाले किनारे किनारे क्षेत्रों पर। तो किनारे किनारे क्षेत्रों को जब जीत करके चला जाता है, थोड़ा बहुत धन मिलता है। दूसरी बार ये आक्रमण करने आता 1001 ईस्वी में। किस स्थिति पे आते हैं समझो? पेशावर वाले। पेशावर में शासन कौन कर रहा होता है? जयपाल। जयपाल हिंदू राजा होता है और इसकी राजधानी आपको मैंने बताया कि उदय भांडपुर होती है। जयपाल करता क्या है समझते हैं? जयपाल युद्ध करेगा किससे? इसके पहले भी आप जानते रहिएगा कि जब आए थे आपके सुबुक्तगीन से भी जयपाल एक बार पराजित हो जाता है और दूसरी बार उसका खुद का लड़का महमूद जब आता है तो दूसरी बार भी पराजित हो जाते हैं। और इस बार बार पराजय की वजह से ये क्या करते हैं? महमूद गजनवी का आप बारे में जानते रहिएगा। इसका एक ही काम होता था, केवल धन को लूटना, धन को प्राप्त करना और सारे धन को ले जा करके गजनी ले जाना। तो ये जयपाल क्या करता है? युद्ध में जब हार जाता है तो इनको 2,50,000 दीनार मुद्रा देता है। ये मुद्रा दे करके इनको क्या करता है? भेज देता है, कहता है चले जाइए। तो जब ये चले जाते हैं तो बाद में इसको इतना पछतावा होता है अपने आप को कि मैं राजा कहलाने के लायक नहीं हूँ। इसीलिए अपने आप को क्या कर लेता है? ये वहाँ पे उस समय दीनार तो आपके बाद में मुद्रा चलती है, यहाँ पे आप याद रखिएगा दिरहम मुद्रा चलती थी। पहले मुद्रा कौन सी चलती थी? दिरहम। ठीक है, तो 2,50,000 दिरहम की मुद्रा देता है। तो जब अपने बार बार युद्ध के द्वारा पराजित होने के कारण ये अपने आप को अग्निदाह कर लेता है और उसके बाद इनका एक लड़का कौन बनता है शासक? आनंदपाल। तो अभी हम लोग इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आनंदपाल के बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि जब ये आग में अपने आप को समर्पित करता है तो आनंदपाल खड़े होकर के कहा जाता है कि देख रहा होता है और अपने पिता की स्थिति को देख करके वहीं मन ही मन ये तपस्या करता है या शपथ ले लेता है कि मैं आने वाले समय में महमूद गजनवी को इस युद्ध में परास्त करके उसके सर को धड़ से अलग कर दूंगा। और इसी के लिए वो कामयाब भी होता है बाद में। लेकिन इस तरीके से महमूद गजनवी भी कम चालाक नहीं था और बहुत ही पावरफुल था। बाद में आनंदपाल को भी क्या करेगा? पराजित करेगा। आगे हम लोग कहानियों को देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले वाले एरिया पर कब करता है? तो पेशावर पर सबसे पहला आक्रमण करेगा।
दूसरे पर आता है ये उच्च वाला क्षेत्र। उच्च वाले क्षेत्र में एक शासक होता है, याद रखिएगा, बजरा। इतना डिटेल में आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आप समझिएगा बस। तो बजरा वहाँ का एक शासक होता है। बजरा क्या करता है, बजरे से जब आते हैं तो महमूद गजनवी सबसे पहले जब आक्रमण करने वाला रहता है जयपाल पर, तो बजरा से मांगते हैं क्या, सहायता। कहते हैं भैया सहायता दो हमको, सैनिक सहायता। लेकिन बजरा क्या करता है भैया, मना कर देता है। इसीलिए तीसरी बार आक्रमण स्पेशली किसके लिए करने के लिए आता है, बजरा के लिए। और बजरा को पीट पीट करके क्या करता है, भगा देता है। अगली बार तो फिर किस पर रुक करेगा, चौथी बार आक्रमण, तो याद रखिएगा मुल्तान के क्षेत्र पर। और मुल्तान के क्षेत्र पर एक शासक होता है, उसका नाम होता है दाऊद। तो दाऊद उस समय क्या होता है, शासन कर रहा होता है। तो दाऊद को सहायता, दाऊद को जब पता चलता है कि महमूद गजनवी आ रहा है भारत पर आक्रमण करने, तो ये क्या करेगा, अपनी सेना को तैयार रखता है। और साथ ही साथ ये जो आपके आनंदपाल है इनको सूचित कर देता है कि महमूद गजनवी आने वाला है और क्या करिए, आ जाइए। और आनंदपाल अपने सेना को ले करके आते हैं, लेकिन परास्त हो जाते हैं। और बाद में ये क्या करता है, दाऊद को पीटता है। पीटने के बाद राजगद्दी से उतार करके आनंदपाल के छोटे भाई सुखपाल को बैठा देता है। और सुखपाल को इसलिए बैठाता है क्योंकि सुखपाल से कहता है कि भैया आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करिए। तो वो क्या करते हैं, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है। लेकिन बाद में होता क्या है, जैसे ही महमूद गजनवी भारत से गया, उसने इस्लाम धर्म को त्याग करके तुरंत फिर अपने धर्म में यानी हिंदू धर्म में आ गया। यही होता है गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो जैसे ही पता चलता है, अगले आक्रमण आएगा किसके लिए भैया, सुखपाल के लिए। इनके स्थान पर कौन बैठ गए हैं, सुखपाल। तो अगला आक्रमण करने के लिए आएगा सुखपाल के लिए, स्पेशली 5वें आक्रमण में। तो 5वीं बार जब ये आता है, सुखपाल को पीटने के लिए आता है, क्योंकि सुखपाल ने क्या किया था भैया, इस्लाम धर्म को हटा करके क्या कर लिया था, हिंदू धर्म को। तो ये पीट करके फिर किसको बैठा देगा, दाऊद को। कहता है तुम ही बैठो, तुम ही ठीक हो। और दाऊद ये कहता है कि भैया हम आपके पास क्या करेंगे, सोना चांदी जो भी हमारे पास है वो हमको भेजते रहेंगे। अब देखिए होता क्या है कि महमूद गजनवी को तो केवल चाहिए क्या, धन। और धन कोई भी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर ये क्या करता है, सुखपाल को हटाने के बाद दाऊद को बैठा देगा। अगली बार किसके पास आएगा, आनंदपाल के पास। तो याद रखिएगा 6वां आक्रमण ये किसके लिए करता है, आनंदपाल के लिए। और आनंदपाल क्या होते हैं, पहली बार, पहले से मैंने आपको बताया कि अपने पिता को जलते हुए देख करके ये क्या किया था, प्रण लिया था। उसी प्रण को निभाने के लिए एक संघ का निर्माण करता है। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आपके बनाए गए हैं। तो पहली बार आपसे पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के लिए संघ किसने बनाया था। तो याद रखिएगा संघ बनाने का कार्य किसने किया था, आनंदपाल ने। परंतु संघ में क्या होता है, कन्नौज के राजा को शामिल कर लिया जाता है, ग्वालियर के राजा को शामिल कर लिया जाता है, और भी राजपूतों को शामिल कर लिया जाता है। परंतु फिर भी आनंदपाल युद्ध में हार जाते हैं। अब आनंदपाल को हटा करके किसको बैठा देगा भैया, त्रिलोचन पाल के। इनके लड़के कौन होते हैं, त्रिलोचन पाल। अब त्रिलोचन पाल भी वही प्रतिज्ञा लेता है कि भैया मैं अपने पिताजी की और अपने दादाजी की क्या करूँगा, बदला लूँगा। अब ये क्या करेंगे, ये भी महमूद गजनवी के खिलाफ क्या करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे। परंतु ये भी सफल नहीं होते हैं। और 10वें आक्रमण में जा कर के त्रिलोचन पाल को भी क्या करता है, हरा देता है। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, बार बार आक्रमण। तो आपके लिए फिर क्या करता है, समझिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 12वां आक्रमण। 12वें आक्रमण में क्या करता है, तो याद रखिए कन्नौज आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। कन्नौज पर आक्रमण करता है और कन्नौज का वहाँ का शासक कर रहा होता है राज्यपाल। उसका नाम क्या होता है, राज्यपाल। और राज्यपाल बिना युद्ध किए ही क्या होता है, भाग जाता है। और वो क्या करता है, मथुरा के मंदिरों को भी लूटता है। और 13वें वाले आक्रमण में ये क्या करेगा, तो 13वें वाले आक्रमण में आएगा वृंदावन को लूटने के लिए।
वृंदावन के मंदिर में इतने सारे खजाने रखे होते हैं कि वो आकर के यहाँ भी लूट करके चला जाता है। आप जानते रहिए कि 14वां जो आक्रमण करता है वो आक्रमण करता है चंदेल शासक के लिए, और चंदेल शासक कौन थे? विद्याधर। तो विद्याधर, आप विद्याधर के बारे में स्पेशली हम लोग देखेंगे भी। ये विद्याधर क्या करते हैं? विद्याधर ये जाते हैं उन लोगों को मारने के लिए, यानी राज्यपाल को। एक संघ बना करके कुछ लोगों की टुकड़ी को लेकर के जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि राजपूतों में जो होता है एक तरीके का कहा जाता है कि या तो मैदान में जाओ, या तो स्वयं मर के आओ, या तो वीरगति को प्राप्त हो जाओ, या तो कह सकते हो कि युद्ध जीत करके आओ। बिना युद्ध के मैदान को छोड़ करके ना आओ। तो विद्याधर क्या करता है? कुछ लोगों को लिवा करके किसके पास जाएगा? जाता है राज्यपाल के पास। और राज्यपाल आपके कहाँ का शासक रहता है? कन्नौज का। मैंने आपको इसके पहले ही बताया। तो कन्नौज के युद्ध के पश्चात बिना युद्ध किए ये क्या करता है? मैदान छोड़ के चला जाता है। और जब आपके महमूद गजनवी जा रहा होता है, उस स्थिति में राज्यपाल ये उससे वादा करता है कि आप जब जब भारत पर आएंगे हम आपको कुछ उपहार स्वरूप कुछ भेंट जरूर देंगे। तो विद्याधर इस बात को सहन नहीं कर पाता और इसके पास जाता और इसका क्या कर देता है? वध करा देता है। इसीलिए 14वां आक्रमण ये सिर्फ क्या करता है? बदला लेने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण करता है, वो भी किससे? विद्याधर से। और विद्याधर बहुत ही पावरफुल आपके शासक होते हैं। दोनों की सेनाएं आपस आमने सामने खड़ी होती हैं। दिन के समय स्थिति महमूद गजनवी की बड़ी अच्छी होती है। विद्याधर को लगता है कि भाई कि महमूद गजनवी युद्ध जीत जाएगा, इसीलिए रात के अंधेरे में ये अपना खुद वापस होकर के रात के अंधेरे में क्या होता है? मैदान छोड़ करके भाग जाता है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि इसके बारे में प्रश्न भी बनता है, कौन ऐसा शासक था जो कभी भी महमूद गजनवी से हारा नहीं था? तो याद रखिए वह शासक कौन था? विद्याधर। तो इसके बाद हम लोग 14वें के बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट आक्रमण आपका आता है 16वां आक्रमण। और 16वां आक्रमण कहाँ किया जाता है? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो याद रखिएगा ये गुजरात वाला साइड देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है? सोमनाथ मंदिर है। और सोमनाथ मंदिर के बारे में आप याद रखिएगा ये कब आक्रमण करता है? तो याद रखिए 1025 में। कब करता है? 1025 में। तो सोमनाथ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि यहाँ का शासक होता है भैया भीमदेव। कौन होते हैं? भीमदेव। आइए इसको थोड़ा सा स्पेशली हम लोग पढ़ते हैं। ये सोमनाथ की बात करें हम लोग, सोमनाथ मंदिर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कौन सा आक्रमण है? 16वां आक्रमण। तो कब करता है? 1025 में। समझिए सोमनाथ के मंदिर ऐसे बना हुआ है इस तरीके से, और बीच में ये क्या है? भगवान जी की एक पिंड लगी हुई है। इस तरीके से आपका हवा में क्या होता है? लटक रहा होता है। ये किनारे किनारे क्या होते हैं? पिलर्स खड़े हैं। समझिए अब ये क्या होता है? हवा में इस तरीके से लटक रहा होता है। और सोमनाथ यानी यहाँ का शासक मैंने आपको बताया कि उसका नाम होता है भीमदेव। भीमदेव क्या होता है? युद्ध का मैदान छोड़ करके ही भाग जाता है। और वहाँ की जनता ये कहती है भैया भगवान अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। एक बार तो महमूद गजनवी भी देखता है कि भैया मूर्ति किस प्रकार से हवा में लटक रही है। इस तरीके से वो देखता है तो भ्रमित हो जाता है। लेकिन युद्ध करते समय यहाँ पर क्या होता है कि एक बार तलवार जा कर के लड़ती है किस पे? इसी दीवार से, यानी जो पिलर खड़ा होता है। तो मूर्ति डगमगाती है। जैसे मूर्ति डगमगाती है तो उसको कुछ एहसास होता है कि लगता है कि कुछ पिलर में ही है। तो ये क्या करेंगे? उस पिलर को गिरा देते हैं। और गिराने के पश्चात जैसे ही पिलर गिरता है, यानी जो ये बगल से खड़ा हुआ है, ये तुरंत मूर्ति को ढह जाती है। और सोमनाथ मंदिर जो सोने से भरपूर भरा होता है, तो सोने की वजह से क्या करता है? ये अच्छी खासी लूट करता है। और लूटने के बाद इतना कहा जाता है कि इतने लूट लिए थे, सैनिक भर भर के लेके जा रहे थे, एकदम थक चुके थे। अब जब ये रास्ते में जा रहे होते हैं तो याद रखिए
रास्ते में जब जाते हैं तो एक जाति पड़ती है खोखर जाति, और खोखर जाति क्या करते हैं, इसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से आप जानेंगे कि 1027 में सिर्फ बदला लेने के लिए किसके लिए आता है, ये 17वां आक्रमण करता है, वो भी किसके लिए, खोखरों के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा, एक एक एरिया को हमने पढ़ा किस प्रकार से भारत पर महमूद गजनबी भारत पर आ रहा है और 17 बार आक्रमण किया, और ये 17 बार आक्रमण करने के पश्चात चला जाता है। बाद में इसकी 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। बात करें इनके दरबारी कवियों की, तो याद रखिएगा इनके दरबारी कवियों में पहला नाम आप याद रखिएगा अल-बरूनी का, अल-बरूनी। और इसकी एक पुस्तक है जो बार बार पूछी जाती है, जिसका नाम है किताब-उल-हिंद, किताब-उल-हिंद। और याद रखिए अल-बरूनी के बारे में याद रखिएगा कि पहला ऐसा व्यक्ति जो पुराणों का अध्ययन किया था, ये कैसी जाति का था, तो तुर्क का था। तो पहला ऐसा तुर्क जो पुराणों का अध्ययन करने वाला था। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, पहला तुर्क कौन है, व्यक्ति तो बहुत है, पहला तुर्क कौन है, तो वो कौन है, अल-बरूनी। दूसरी बात हम लोग करेंगे दूसरे आपके, एक का नाम आप याद रखिएगा उतबी, और तीसरे का नाम आप याद रखिएगा, एक आपके थे फिरदौसी, फिरदौसी। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में भी जानते हैं कि आपके उतबी और फिरदौसी के बारे में थोड़ा सा जानते रहिएगा। इसको आपको क्या याद रखिए, इसकी एक पुस्तक थी शाहनामा। कौन सी पुस्तक थी, शाहनामा। और शाहनामा में ही पहली बार ये किस भाषा में लिखा जाता है, तो याद रखिएगा फारसी भाषा। और फारसी भाषा का इसको जनक भी माना जाता है, फारसी भाषा में लिखता है। और कहते हैं कि फिरदौसी को 60,000 दिरहम मुद्रा देने की बात करता है। कौन करता है, महमूद गजनबी। और महमूद गजनबी इसको क्या याद रखिए कि जब ये लिख रहा होता है, कहता है कि हमारे बारे में आप अच्छा खासा लिखिए। तो ये बढ़ा चढ़ा करके बातों को लिखता है, और बढ़ा चढ़ा के बातों को लिखने के पश्चात कहा जाता है कि फिरदौसी को जब मुद्रा देने की बात आती है तो ये अपनी बातों से हट करके मुद्रा को क्या होता नहीं देता है। बाद में क्या होता है, ये दरबार को छोड़ करके फिरदौसी चले जाते हैं, और महमूद गजनबी को ये एहसास होता है कि हमने क्या किया, गलत किया। इसी वजह से फिरदौसी को क्या करता है, फिर वापस इनके पास वो 60,000 दिरहम मुद्रा लेकर के भेजता है। और जब ये वहाँ पे सैनिक लेकर के पहुँचते हैं, तब तक इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये 4 कंधों पे जा रहे होते हैं। इसको ले करके कहा जाता है कि महमूद गजनबी बहुत परेशान होता है, और इसी शोक के कारण 1-2 दिन तक जो होता है भोजन नहीं करता, यानी भोजन को त्याग देता है। तो ये एक फिरदौसी की एक कहानी है। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो याद रखिएगा कि जो फिरदौसी को एक उपाधि दी जाती है। कौन सी उपाधि, होमर की उपाधि। और होमर की उपाधि देता कौन है, तो होमर की उपाधि देता है आपके महमूद गजनबी। और ये आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो शाहनामा पुस्तक आप याद रखिएगा। और होमर की उपाधि किसको मिली थी, फिरदौसी को मिली थी। इसी प्रकार से आप देखिए इसकी 2 पुस्तक हैं उतबी की, तो याद रखिएगा किताब-उल-यामनी, किताब-उल-यामनी। और दूसरी है इसकी तारीख-ए-यामनी, तारीख-ए-यामनी।
तो आपके उत्बी की दो पुस्तक आपके एग्जाम दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? किताबुल यामिनी और तारीख़ यामिनी। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बाद देख लेते हैं परीक्षा दृष्टि से, ये आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रश्न और थोड़ा सा देखेंगे कि किस सदी में अगर आपसे पूछा जाए कि, आइए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग परीक्षा दृष्टि को स्पेशली कि क्या क्या प्रश्न आज तक पूछे गए। तो समझिए प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं। पहला प्रश्न तो यही पूछा गया है कि पहला तुर्क आक्रमण किसने किया। पहला तुर्क आक्रमण, तो आप याद रखिएगा पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था, तो सुबुक्तगीन ने किया था। किसने किया था? सुबुक्तगीन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कब आक्रमण किया था, यानी किस सदी में आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा 11वीं शताब्दी में। कब किया था? 11वीं शताब्दी में। तो सबसे पहला आक्रमण कब किया था? सन 1000 से लेकर के 1027 तक। इसका आखिरी आक्रमण कब किया था? 1027 में। और पहला आक्रमण कब हुआ था? 1001 में। अंतिम आक्रमण आपका कब हुआ था? तो यहाँ से आक्रमण से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। तो सोमनाथ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सोमनाथ पर कब किया था? 1025 में। कन्नौज आपका इम्पॉर्टेंट है। कन्नौज पर कब किया था? तो याद रखिएगा कन्नौज पर आपका 12वां आक्रमण हुआ था। उसके बाद आप याद रखिएगा 1018 में, कह सकते हो 1018। उसके बाद आपके वृंदावन पर भी हुआ था। वृंदावन ये 17 में होता है और ये 18 में होता है। 1018 या मथुरा कह सकते हो, ये आपसे पूछे जाते हैं। और लास्ट वाला आपका मैंने बताया ये 1027 में किसके विरुद्ध होता है? खोखरों के विरुद्ध होता है। और प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहला ऐसा तुर्क जो पुराणों का अध्ययन किया है। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला तुर्क, करने वाला पहला तुर्क तो कौन था? तो मैंने आपको अभी भी बताया, उसका नाम था अल-बरूनी। क्या नाम था? अल-बरूनी। और अल-बरूनी की मैंने आपको एक पुस्तक बताई, वो पुस्तक कौन सी थी? किताबुल हिंद। और आगे देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब ये पहली बार भारत पर आक्रमण किया था उस समय हिंदू शाही राजा कौन थे। तो हिंदू शाही राजा की बात करें तो हिंदू शाही राजा उस समय कौन थे? जयपाल थे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? कौन सा ऐसा शासक जिसने इसके खिलाफ क्या बनाया था? संघ बनाया था। तो याद रखिए उसका नाम क्या था? आनंदपाल। आनंदपाल ने क्या किया था? इसके खिलाफ संघ बनाया था। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा उत्बी को लेकर के। उत्बी के बारे में मैंने आपको बताया, उत्बी की दो पुस्तक हैं। कौन सी? किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी, यही पुस्तक आपसे पूछे गए हैं बार बार क्वेश्चन। किताब उल यामिनी ये किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा ये उत्बी की पुस्तक है। तो इस तरीके से, और हाँ एक पुस्तक सबसे इम्पोर्टेंट है शाहनामा। शाहनामा क्या करती है? तो शाहनामा बताती है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। और ये शाहनामा की पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। और फिरदौसी को कौन सी उपाधि दिया था? मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी उपाधि आप जान सकते हैं कि इसको कौन सी उपाधि मिली थी? होमर की उपाधि। तो आपके 7 से 8 प्रश्न, 10 क्वेश्चन लगभग आपके क्या होते हैं? इस गजनी वंश से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और याद रखिएगा, उसे किस नाम से जानते हैं? मैंने आपको बता दिया पहले ही, यामिनी वंश के। तो
ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में लगातार कहीं ना कहीं से पूछे गए हैं। तो आपके ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसके पीछे भी आप देख सकते हैं। हमने आपको प्रश्नों की एक श्रृंखला बताया जो आज तक आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अभी हम लोग गजनी वंश में आगे पढ़ेंगे, आगे इस वंश को पढ़ेंगे और वहाँ देखेंगे कि मोहम्मद गोरी को। लेकिन याद रखिए, एक प्रश्न आपसे यहाँ से और पूछा जाता है कि महमूद गजनबी भारत पर आने का क्या कारण था, उसका उद्देश्य क्या था। तो कारण मैंने आपको पहले समझा दिया, इसका उद्देश्य था धन को लूटना। तो इस प्रकार से धन को लूटता है और धन को लूट करके लेके कहाँ चला जाता है, गजनी। तो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी को और किस प्रकार से भारत पर, दिल्ली पर राज होता है किसका, तुर्कों का। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली और दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाया। फिर हम लोग आगे ऐसे बढ़ते चलेंगे और पूरा दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और सेशन को लगातार देखते रहिए। सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।